नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में शामिल होने आ रहे पाकिस्तानी जायरीनों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन और सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि करीब 100 पाकिस्तानी जायरीन अजमेर पहुंचेंगे और उनके सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान रेलवे स्टेशन से लेकर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल तक तैनात रहेंगे। कल जो है पाक जायरीन जो है यहाँ पर उपस्थित आ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने हमारा डिप्लॉयमेंट लगा दिया है। तो डिप्लॉयमेंट करने के बाद एक बार जाब्ते की ब्रीफिंग और सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाओं का अवलोकन आज किया गया है। पुलिस की पूरी तैयारी है। आवश्यक सारे विशेष ध्यान रखते हुए जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने हैं उसके हिसाब से ये पूरी विजिट कंक्लूड कराई जाएगी। कितने पाक जायरीन आएंगे? अभी तक जो सूचना है उसके अंदर लगभग 100। किस तरह से उनको रेलवे स्टेशन से यहाँ तक लेकर आया जाएगा? वो जो प्रोटोकॉल है वो वर्षों से सेट है। उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगा दी गई है। मैम, आपने जायजा भी लिया क्या व्यवस्था है? देखिए, जायजा लेकर हमने, जैसा कि मैंने कहा, हमने सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लिया गया है और अपना जो जाब्ता है उसको ब्रीफ किया गया है कि किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पर हमें नजर रखनी है। और नजर रखते हुए ये इस बात का विशेष ध्यान देना है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जो जायरीन आ रहे हैं उनके साथ भी ना हो और किसी भी प्रकार, और जो हमारा विजिलेंस है वो भी प्रॉपर्ली हो। मैडम, यहाँ पर कितना जाब्ता लगाया? कितना स्टाफ लगाया गया? जो जाब्ता है वो पर्याप्त मात्रा में लगाया गया, 200 से अधिक। कितने दिन? 3 दिन। मैडम, वो यहाँ से जो दरगाह जाएंगे जियारत के लिए, तो उनके साथ में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे? जी बिल्कुल, कंटिन्यूसली सुरक्षा कर्मी जो है वो 24। पुलिस थाना क्लॉक टावर अजमेर ने एक महिला से चैन लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। महिला से इवनिंग वॉक के दौरान चैन लूटने वाले आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चैन बरामद कर ली गई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी, नकाबजनी, लूट और चैन स्नैचिंग की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना क्लॉक टावर में दर्ज प्रकरण में जांच शुरू की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीड़ और पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश सरावक के निर्देशन में थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के बाबू मोहल्ला में एक चैन स्नैचिंग की घटना होती है, जिसमें एक इवनिंग वॉकिंग के दौरान एक महिला की 2 चैन स्नैचर चैन लूट के भाग जाते हैं। उस दौरान आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा चैन का महिला के कपड़ों में उलझ के रह जाती है, बाकी लेके भाग जाते हैं। चैन स्नैचिंग एवं संपत्ति के विरुद्ध घटनाओं के खिलाफ विशेष रूप से हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब इन घटनाओं की गंभीरताओं के मद्देनजर तुरंत उनके निर्देशन में गंभीर प्रयास के जरिए टीम का गठन हुआ। उस टीम गठन के साथ ही वुमन इंटेलिजेंस एंड सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुलजिम की तलाशी शुरू की गई। और जैसा परिवादियों ने बताया कि जिस तरह का हुलिया है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए 2 नकबजनों को अरेस्ट किया है। एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है उमेश। दोनों ही यहाँ क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है और एक के खिलाफ 2 चोरी का मुकदमे दर्ज है और एक के खिलाफ पहले भी एक चैन स्नैचिंग की घटना मुकदमा दर्ज है और एक दूसरा मुकदमा दर्ज है। सर, कहाँ की घटना थी? ये बाबू मोहल्ला क्लॉक टावर थाना। और अभी इनसे और विस्तृत अनुसंधान और पूछताछ की जाएगी। अगर इन्होंने दूसरे घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट है उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। सर, क्यों करते थे चैन स्नैचिंग? क्योंकि जनरली इनका ये प्रोफेशनल जुआरी टाइप के आदमी है और उनमें घाटा नुकसान के लिए ये फिर इस आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहते हैं। कोई वाहन भी था क्या? ये दौरान घटना ये पैदल थे। क्या रेकी कर रहे थे महिला की? अभी उसमें रेकी का ये जो चैन इनके पास से बरामद, ये
चैन स्नेचिंग के बाद उस चैन का क्या करते थे, किस तरह से उसको, क्या किसी सुनार को बेचते थे या क्या इसका कुछ? अभी इनसे बरामदगी कर ली गई है, अभी ये बेचने के फिराक में थे। बाकी और अनुसंधान इनसे पूछताछ में पहले की घटनाओं में अगर इनकी लिप्तता है तो खुलासा किया जाएगा। सर पहले मामले दर्ज है वो स्नेचिंग के है या कोई अलग अलग है? एक के खिलाफ 2 चोरी के मुकदमे दर्ज है और दूसरे के खिलाफ एक लूट का मुकदमा दर्ज है 392 का, चैन स्नैचिंग का ही दर्ज। तो इनको कोई वारदात खुल सकती है इनके खिलाफ? हाँ, अभी कड़ी पूछताछ की जाएगी, उसके मुताबिक अगर कोई घटना में इनकी लिप्तता है खुलासा किया जाएगा। ये 2 प्रकरण बता रहे हो, शिवठावाद और एक बता रहे हो क्योंकि ये कितने साल पुरानी घटना है, ये बाहर से या तो लंदन की है? जो उसके चोरी के मुकदमे हैं ये 2020 के हैं, दोनों 19 के हैं और चैन स्नैचिंग की घटना है 2016 की, जो रोहित उर्फ गुला के द्वारा कारित की गई है। सर घटना में ये 2 ही थे या और भी थे इनके साथ कोई? उस टाइम घटना के वक्त 2 ही थे ये, और महिला पैदल वो कर रहे। इनको पकड़ा क्या था? ये पता क्या रहने वाले कहां थे, पकड़ा कहां थे? ये क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रेगर बस्ती मलूसा रोड बाग रेगर बस्ती के रहने वाले हैं। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। पीड़ित विजेश नवाल ने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे भीलवाड़ा गए हुए थे और जब वह बाहर था तो घर में ताले टूटे और सामान बिखरा हुआ मिला। चोरों ने सोने की चूड़ियां, कान के टॉप, अंगूठी, चांदी की ट्रे, गिलास, कटोरी, चम्मच, 20 सिक्के और 50,000 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रह्मपुरी कचेरी रोड 11/422 पे घर है और यहाँ पर मैं एक्चुअली पियर गई थी बच्चों के साथ 19 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास भिलवाड़ा। और हस्बैंड नहीं थे वो, लेकिन तैयार होने आते थे। और सैटरडे की बात है, संडे को तो हम लोग को पता ही चल गया था। ये सुबह एक्चुअली 10 बजे घर पे आए संडे के दिन, तो बोले घर पे चोरी हो गई। और सैटरडे को 9:30 बजे 10 बजे तैयार होके घर से गए थे, तब तक सब सही था। उसके बाद दिन में मैड भी आई थी, वो काम करके गई है, चाबी इन-लॉज के वहाँ रहती, वहाँ से चाबी लेके काम करके घर पे गई है, वापस चाबी सबमिट करी उसने। और फिर यहाँ आके देखा इन्होंने, अगले दिन सुबह आई 11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे, तो बोले पूरा सामान दिख रहा था। तो नीचे मेन एंट्रेंस का ताला टूटा हुआ था, वो नाली के आसपास पट्टी पे गिरा हुआ था। फिर ऊपर आए तो ऊपर का ताला टूटा हुआ, घर की सारी लाइटें जली हुई थी, कहीं कुछ चीज नहीं चढ़ी। सीधा आने वाले ने इस बेडरूम में आया और ये अलमारी थी, ये खुली हुई थी, इन पे ताले लगे हुए थे, तो इनको भी तोड़ दिया उसने। इनमें कुछ मिला नहीं। और फिर ये गोदरेज अलमारी के पूरे पल्ले तोड़ दिए और उसके अलावा अंदर के लॉकर के सामान वगैरह जो थे, गोल्ड की चूड़ियां थी 3, एक अंगूठी थी, उसके अलावा ना 3 जोड़ी कान के मेरे थे, बच्चों के इयरिंग्स थे और चांदी की 2 ग्लासें थी, ट्रे थी और कटोरियां चम्मच थे चांदी की और सिल्वर की, वो पाइजे बिछे होते हैं वो थे। और अप्रॉक्स 50,000 के आसपास कैश था। बच्चों का गुल्लक भी पूरा तोड़ा हुआ था, पूरा ताले वाले सब तोड़े हुए थे उसके। उसमें जनरली 500 के नोट ही रहते हैं। कितना का गड़ा लगभग आपका नाम? 9 से 10 लाख रुपए अप्रॉक्स, क्योंकि 7 तोला तो गोल्ड ही था। 9 से 10 लाख। अच्छा, कौन से थाने में दी थी आपने? सदर पुलिस थाना, ये है ना सदर थाना। कोतवाली? हाँ कोतवाली। कोतवाली दिया। हाँ। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? शोरूम है बजाज 4 बाजार श्रीनगर रोड पे। अच्छा, बाइक का। अच्छा उनका है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा पारुल नवाल है, हस्बैंड का ब्रजेश नवाल है। अजमेर के अधिवक्ताओं को कुछ दिनों से जाति और धर्म को टारगेट करते हुए अभद्र और अश्लील भाषा वाले पत्र मिल रहे हैं। आज इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन से अनुरोध किया कि इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि बार चुनाव से पहले से ऐसे पत्रों का सिलसिला जारी है जो अभी तक थम नहीं रहा है। पूरा मामला इस तरह से है कि जाति, धर्म, संप्रदाय को टारगेट करके अधिवक्ताओं के नाम पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसके अंदर जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और ऐसी अभद्र गाली गलौज भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे सार्वजनिक करना उपयुक्त महसूस नहीं होता और इससे जाति, धर्म, समुदाय के अंदर विद्वेष फैल सकता है। ऐसे पत्र जिला बार एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार जो है लगातार अधिवक्ताओं को डाले जा रहे हैं और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये जो घटनाक्रम है वो चुनावों के पहले से, जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव हुए थे उसके पहले से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार जारी है। और इस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं जिसमें जाति को टारगेट किया गया है, धर्म को टारगेट किया गया है, अश्लील और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे जो पत्र आए हैं
उसके खिलाफ जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध किया गया है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराए और ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए। ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करने वाले, ऐसे डरपोक व्यक्ति जो इस तरह के पत्र लिखते हैं उन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता है। और इस तरह से किसी प्रकार की जातिगत समुदाय, क्योंकि वकील की एक ही जाति होती है, वकील हमेशा वकील जाति के नाम से जाना व पहचाना जाता है और बार के अंदर कोई जातिगत भावना आज तक उत्पन्न नहीं हुई है। तो ऐसा जो कुप्रयास किया जा रहा है इसके खिलाफ जो है जिला बार एसोसिएशन से अनुरोध किया गया और इस मामले में जो भी होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हरकत कर रहा हो, चाहे पत्र डालकर ऐसी हरकत कर रहा हो, किस पोस्ट ऑफिस से ये पत्र डाले गए उसके सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे और हर माध्यम को टटोला जाएगा और ये निश्चित रूप से ये लोग बेनकाब होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। से ये पत्र आते हैं, उनका क्या मतलब उद्देश्य है? पत्र जो है वो टाइप शुदा पत्र है जो विभिन्न अधिवक्ताओं की विभिन्न जातियों के हिसाब से अलग अलग गाली गलौज लिखते हुए, जातिगत रूप को टारगेट करते हुए धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाले पत्र लिखे जा रहे हैं, जिससे लोग जातिगत भावनाओं में आकर बढ़ जाएं। परंतु ऐसे प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और जो किसके नाम से दिया ये? कई अधिवक्ताओं के नाम आए, एक प्रकाश जैन अधिवक्ता हैं, उनके नाम से एक पत्र आया है, एक जोगेंद्र सिंह है और कई अधिवक्ताओं के आए। धीरे धीरे करीबन 25-30 लोगों को ये पत्र आ चुके हैं और जिन जिन अधिवक्ताओं को आए हैं उनसे भी आज गुजारिश की गई है कि वो अपने अपने पत्र आकर जिला बार एसोसिएशन अजमेर को सौंपे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके। इसके लिए चाहे एसपी स्तर से हो, चाहे थाना स्तर पे हो, समुचित कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। लगता है जिला बार एसोसिएशन के चुनाव थे उसके बाद ही आया ये पत्र का आगमन जो है वो चुनाव के दौरान ही शुरू हो गया था, परंतु उसकी भाषाओं में और ज्यादा अभद्रता, अश्लीलता, असभ्यता और धर्म और जाति को टारगेट करने का माजरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा जिला बार एसोसिएशन के इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसा असामाजिक तत्व चाहे कोई भी हो उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा। मामला तो निश्चित रूप से जिला बार एसोसिएशन अजमेर दर्ज कराएगी और निश्चित रूप से मामला सिविल लाइन थाने के अंदर ही जाएगा क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार सिविल लाइन थाना ही है। द्वेषता के लिए भी भेजे जा रहे हैं क्या ये पत्र? पर्सनल द्वेषता भी हो सकती है और जातिगत विषय विद्वेष उत्पन्न करने के लिए धर्म को टारगेट करके भी हो सकता है, परंतु उनका उद्देश्य जो कुछ भी हो, ये एक कायरतापूर्ण हरकत है। वकील एकता सदैव जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जिला बार का आगे का क्या चरण रहने वाला है? जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सभी ने अनुरोध किया है, तो उनका यही है कि इस पे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए जो भी समुचित कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो एफआईआर दर्ज कराना हो और बाद में जो अनुसंधान हो, सब के लिए जिला बार एसोसिएशन अजमेर भी तैयार है, ऐसा ही बताया जा रहा है। विवेक पाराशर, लोक अभियोजक अजमेर। कुछ लेटर्स के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्वों का ये प्रयास रहा है कि राजनीतिक द्वेषता या व्यक्तिगत जो भी उनकी अपनी दुश्मनियां रही है या जो भी कुछ इसमें हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रयास है बहुत ही ज्यादा घृणित प्रयास रहा है। यहाँ तक कि उनका जो प्रयास है ये जातिगत मुद्दा, धर्म से संबंधित जो भी अपशब्द या अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने लेटर्स में शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। उनका मुख्य उद्देश्य हमें उन लेटर्स को जो स्टडी करने के बाद नजर आया वो सिर्फ एक है कि वकीलों की एकता और अखंडता को किस प्रकार से खंड खंड कर दिया जाए। तो उनके इस प्रयास के लिए मैं सिर्फ उनको एक संदेश देना चाहूंगी कि ये बात वो भूल रहे हैं कि जहां पर ये प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है वो एक भली भांति शिक्षित समुदाय है और सर्वप्रथम इस पूरे शिक्षित समुदाय और इस विभाग और हर विभाग का जो एक पदाधिकारी है, पदों पे है, अधिवक्ता हो चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, कभी भी किसी भी पद का कोई ना जेंडर होता है ना रिलीजन होता है। आई मीन टू से कि पोस्ट डजंट हैव एनी रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो ये जो प्रयास है उनका निश्चित तौर पे विफल रहेगा। यहाँ एकता जो ऐतिहासिक बनी रही है वर्षों से वो हमेशा बनी रहेगी और इसके लिए हम अपने जो भी भरपूर प्रयास कर सकते हैं वो करते रहेंगे और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब रहेंगे। और इस प्रकरण में जो भी अभियुक्त है उसको निश्चित तौर पे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनुसंधान के तहत उसे बेनकाब किया जाएगा। अजमेर के बाहर भी इस प्रकार की साजिशें हो रही है और अजमेर के अंदर भी हो रही है, पर अंत इसका यही होना है कि निश्चित तौर पे उसको बेनकाब करके। और नाम से भी आएगा सर अभी इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।
व्यक्ति है या कोई संगठन है या कोई ऐसा है जो इन चीजों को टारगेट करके कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि किसी भी कास्ट और रिलीजन्स का अगर कोई मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सार्वजनिक तौर पे किसी पद या किसी अन्य लाभ को अर्जित करना चाहता है जो उसको नहीं हुआ है, ये मान के चल सकते हैं हम। इससे अधिक कयास नहीं लगाया जा सकता। सुमित्रा पाठक, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन। श्री मानस मंडल पटली कटला नया बाजार अजमेर के तत्वावधान में 19 जनवरी रविवार को जनकपुरी गंज अजमेर में संगीतमय सचित्र लीलाओं के साथ श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री मानस मंडल पट्टी कटला के अध्यक्ष हनुमान गर्ग व सचिव नंदकिशोर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी रविवार को प्रातः 10:15 बजे गणेश पूजन ज्योत प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तथा 11 बजे से श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ प्रारंभ होगा। पाठ वाचन कोलकाता के श्री संदीप सुल्तानिया करेंगे। अजमेर की बहुत पुरानी धार्मिक संस्था है श्री मानस मंडल पट्टी कटला अजमेर। श्री मानस मंडल पट्टी कटला अजमेर के तत्वाधान में 19 जनवरी रविवार को जनकपुरी गंज अजमेर में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कलकत्ता से सुप्रसिद्ध भजन गायक कथावाचक श्री संदीप जी सुल्तानिया अजमेर पधारेंगे और 10 बजे गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 11 बजे अखंड पाठ ज्योत पाठ होगी और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो भी श्याम बाबा की जीवनी है उसका सचित्र लीलाओं का मंचन इस कार्यक्रम में किया जाएगा और 108 आसन पर पाठ भी रखे गए हैं जो निःशुल्क व्यवस्था मानस मंडल की ओर से की गई है। मानस मंडल अजमेर के सभी पदाधिकारियों की ओर से अजमेर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि इस भव्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ उठाएं। ये पहली बार होता है ऐसा अजमेर में? ये पहले 2 बार हो चुका है, परंतु संदीप जी सुल्तानिया आ रहे हैं, वो देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनको पहली बार अजमेर में इस कार्यक्रम में बुलाया है। आपका नाम? शैलेंद्र अग्रवाल, कार्यकर्ता। श्री मानस मंडल पट्टी कटला के तत्वाधान में 19 जनवरी 2025 रविवार माघ शुक्ल पंचमी के दिन अखंड श्याम ज्योत पाठ का संगीतमय सचित्र लीलाओं सहित पाठ होगा। कौन करेगा इसको? 108 आसन के ऊपर जनकपुरी गंज में प्रातः 10 बजे से गणेश पूजन के साथ पाठ का आरंभ किया जाएगा और कलकत्ता के सुप्रसिद्ध पाठवाचक संदीप जी सुल्तानिया द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा पाठ वाचन करवाया जाएगा। इस अवसर पर हम श्याम बाबा का भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार, अनुपम श्रृंगार की झांकी भी सजाएंगे। सभी धर्म प्रेमियों से अपील है, निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इष्ट मित्रों परिवार सहित पधार कर दम लाभ कमावे। कितने दिन चलेगा ये पाठ? ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है साहब। सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक पूर्णाहुति हो जाएगी। कौन सी तारीख को? 19 जनवरी 2025 माघ शुक्ल पंचमी रविवार। आपका नाम? आपका परिचय? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से चादर पेश की गई। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए गए। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद फ़खरे मोइन की सदारत में चादर पेश की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चादर लेकर शौकत अहमद मीर और डॉक्टर कमाल उमर फारूकी दरगाह पहुंचे। के अजीम मर्तबत वली कामिल हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गरीब नवाज और सुल्तानुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आज के इस 813वीं उर्स के मौके पर हमें जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह हिदायत मिली है कि हम यानी मैं नाचीज़ डॉक्टर कमाल फारूकी और पार्टी के प्रोविंशियल सदर जनाब मोहतरम शौकत अहमद मीर को यह हुक्म दिया गया कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाएं और अपना खराज अक़ीदत अदा करें। और हमसे ये ताकीद की गई कि हम मुल्क मिल्लत की बका के लिए, तरक्की के लिए दस्तबदुआ हो जाए। अल्लाह करे कि तमाम हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं उन्हें अमन व आशती नसीब हो, उन्हें तरक्की नसीब हो,
उनको कामयाबी नसीब हो और हमें मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी उन साजिशों से दूर रखे जो मुल्क में आपसी भाईचारे को तकसीम करना, उसमें तफरका डालना चाहते हैं और फसाद करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें यहाँ का मुल्क का भाईचारा कायम और दायम रहे और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हम दुआ करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सारे लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं है वो सब अपने अपने नेक मकासद में कामयाबी हासिल करें। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उनकी सेहतयाबी अदा करे और जो हमारे मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाएं। मैं उनकी तरफ से और पार्टी की तरफ से आप सबको उर्स के मुबारक तकरीब पर मुबारकबाद देता हूँ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंबेडकर जागरूकता मिशन संस्थान ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम चांदमा में हुई एक घटना को लेकर विरोध जताया। संस्थान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने झूठी कहानी रचकर बैरवा समाज के व्यक्तियों को नंदराम जांगिड़ की मौत के मामले में फंसाने का प्रयास किया। संस्था ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि निर्दोष लोगों को परेशान होने से बचाया जा सके और सच सामने आ सके। ये जो 2 तारीख की घटना है, जो अजमेर क्षेत्र ग्राम जो सराना है उसके क्षेत्र की ग्राम चांदमा की घटना है। और ग्राम चांदमा में जो ग्राम पंचायती द्वारा सीसी रोड का निर्माण चल रहा था, वो वही पास में जो नंदाराम जी जांगीड़ हैं उनकी अचानक तबीयत खराब होने से अटैक आने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और गांव के सामाजिक लोगों द्वारा एक कहानी, झूठी कहानी साजिश रच के बैरवा समाज के लोगों पर, ये जो रतनलाल जी जो अध्यापक भी हैं, इन लोगों के ऊपर झूठी एक हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने बाद में जो रतनलाल जी जो मार साहब हैं यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत जन सुनवाई में इनकी ड्यूटी थी। इनको पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से वहाँ से उठा के थाने में लाके बंद कर दिया। इनके साथ में इनके लड़के को और 4-5 और जो अन्य लोग थे उनको लाके थाने में बंद कर दिया। इनको कहा कि आपके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट आई है, जो नंदाराम जांगीड़ है उनकी आपने हत्या करी है और आपको 302 के तहत अभी मुकदमा दर्ज करके आपको हम थाने में इसको जेल बंद करेंगे आपको। मगर बार बार पीड़ित पक्ष जो ये रतनलाल जी और उनके जो सभी लोगों ने थाना अधिकारी और पुलिस स्टाफ को बार बार निवेदन किया कि जो ये घटनाक्रम रही है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और ये जो नंदाराम जी है इनकी हृदय अटैक आने से उनकी मृत्यु हुई है और हमारे उनसे कोई भी इस तरह का कोई विवाद हुआ ना कोई झगड़ा हुआ है। मगर पुलिस ने जो गैर कानूनी तरीके से इनको जो आरोपी बनाने के लिए प्रेशराइज किया गया, धमकाया गया कि अगर आप समझौता नहीं करते हो तो वो जो बॉडी पड़ी है वो समाज के लोग वो पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं तो आप समझौता कीजिए, अगर समझौता नहीं करते हो तो आपको पट्टे पड़ेंगे, पुलिस की कार्रवाई तुम जानते नहीं हो। मजबूरन इन लोगों को मजबूर किया गया और 5 लाख रुपए लेके इनको पुलिस की गाड़ी थाने से जाती है, रतनलाल जी है इनके साथ में, इनके बच्चों को ले जाती है गांव में। 5 लाख रुपए इनको थाने की गाड़ी, थाने की गाड़ी है, जो थाने की गाड़ी है उनको थाने की गाड़ी जो उनको लेके जाती है वो वहाँ से उसके गाड़ी में 4-5 पुलिसकर्मी होते हैं, वो गाड़ी में 5 लाख रुपए जो लेके आते हैं वो उनको लाके उन्होंने बोला कि हम जो पोस्टमार्टम है उनको जांगीड़ समाज के लोगों को उनको पैसे देने हैं और इस तरह से ये 5 लाख रुपए के हड़प करके और थाने से पैसे देने के बाद में इन लोगों को वहाँ थाने से छोड़ते हैं। जो थानेदार और थाना स्टाफ की जो कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई की गई है ना उसका हम विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरे थाना को लाइन हाजिर किया जाए, उनको निलंबित किया जाए। जो थाना सराना है SHO विजय मीणा जी लगे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इस तरह की घटना के भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं महेंद्र परियार ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के दौरान जिला कलेक्टर व CAH के आदेश पर दरगाह में आने वाले जायरीनों के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। दरगाह और आसपास के क्षेत्रों में पोलियो उन्मूलन के लिए कैंप भी लगाए गए हैं। हम लोग कलेक्टर साहब के आदेश से, CHO सर के आदेश से पल्स पोलियो की दवाई पिला रहे हैं
जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके बच्चों को किसी तरह का बीमारी ना हो, पल्स पोलियो अपने हिंदुस्तान में बिल्कुल ना हो, इसलिए पल्स पोलियो के अभियान कर रहे हैं, उसकी दवाई पिला रहे हैं। हमारा कैंप लगा हुआ है दरगाह में, बुलंद दरवाजा, यादगार, बड़े पीर के रास्ते में, 2.5 दिन के झोपड़े पे, और वैसे तो रेलवे स्टेशन में, कायड़ में, जगह जगह लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ ज़ायरीन है वहाँ वहाँ ये कैंप लगे हुए हैं, बच्चों को दवाई पिलाए जा रहे हैं। सर मैं तो सीफर्ट संस्था से, हमारे सीफर्ट संस्था के सारे हेल्प डेस्क मेंबर लगे हुए हैं। क्या फ्री सेवाएं दे रहे हैं आपके? नहीं, सरकार के उनके तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन हम सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले ज़ायरीनों के लिए, बच्चों के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी बच्चा ना छूटे, उनके माँ बाप के इजाज़त लेके हम दवाई पिला रहे हैं। मेरा नाम सुल्ताना बेगम। दूसरी गेट डिग्गी चौक पर अवैध तरीके से खड़े वाहनों से परेशान बिल्डिंग मालिक ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से वाहनों को क्रेन से हटवाया। बिल्डिंग मालिक ने बताया कि उनकी बिल्डिंग के सामने 5-6 कारों की अवैध पार्किंग के कारण उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को हटवाया और चालान भी किए। अवैध तरीके से हमारी बिल्डिंग के सामने इन्होंने पार्किंग का किसी अदर पर्सन ने ठेका लेकर के और यहाँ पे पार्किंग करवा दी गाड़ी। अच्छा। क्योंकि एक स्कूटर भी नहीं निकल पा रहा है हमारा, और हमारा यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का भी काम चल रहा है, हमारा गोडाउन भी है नीचे, तो हमारा लोडिंग अनलोडिंग का भी काम चलता है, और ये परेशानी हमारे को आ रही है। तो इनको आज सबक सिखाने के लिए मैं इनकी चारों टायरों की हवा निकालूंगा। अच्छा, आपने अभी पुलिस प्रशासन को भी बता दिया? पुलिस प्रशासन को बोला, उनका ये कहना है, पहले उन्होंने ये बात बोली कि हमारी ड्यूटी के आने से पहले ही ये पार्किंग हो गई। क्या आपको पता है ये अवैध तरीके से पार्किंग कराई जाती है तो उसके एवज में 200, 400 रुपए लिए जा रहे हैं? बिल्कुल लिए जा रहे हैं ना, ये लिए जा रहे हैं। अब मुझे मालूम पड़ा ना, मुझे तो अब भी मालूम पड़ा, जस्ट मुझे ये मालूम नहीं था। मुझे ये लगा कि किसी ने बिना पूछे खड़ी कर दी, लेकिन जब मैंने हवा निकालने की बारी आई तब इन्होंने ये बात बोली कि जी हमने पार्क करवाई है, जी जो अदर पर्सन है। तो ये पैसे ले रहे हैं इस गाड़ी? पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं बाकायदा। ठीक है। अवैध पार्किंग, ये घरों के सामने पार्किंग करवा करके ये पैसे लेंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।